नया चैप्टर आरंभ कर रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, और बेस ऐसा बनाएंगे ताकि आप बहुत आराम से इस चैप्टर को निकाल पाएं। बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा, चल चल बंद हो जा। हमको भी तो सैलरी दिलवा दे, कहीं पर हमारी नौकरी लगवा दे। ए, नौकरी लगेगी तो सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे बताइए आप। भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी नौकरी लगेगी तो क्या आपको सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सर मिलेगी ना? कौन देगा आपको सैलरी? सच सच बताना। गीता पर हाथ रखकर कसम खाना, या जिस भी धर्म को मानते हैं उसकी पवित्र किताब पर रखकर कसम खाना। कौन देगा आपको सैलरी? सरकार देगी या जिसके वहां पर काम करते हो वो देगा आपको? मतलब ये एम्प्लॉयर देगा आपको, ये एम्प्लॉयर आपको पैसे देगा, आपका तेल निकालने के आपको पैसे देगा, आप इसके इशारों पर काम करेंगे और ये आपको पैसे देगा। तो क्या आप इसको सर्विस देंगे कि नहीं देंगे? क्या आप इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे बताइए। हम मोदी जी स्टाइल में बोल रहे हो आज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब क्या है कि आपको सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप हमें ये सर्विस प्रोवाइड करिए, आप हमारी कंपनी का ऑडिट करिए। उस केस में क्या होगा? उस केस में कॉन्ट्रैक्ट डन फॉर अ सर्विस एंड इट्स ऑन द सर्विस प्रोवाइडर हाउ दे प्रोवाइड द सर्विस। इसमें सैलरी नहीं होता बल्कि आपकी सर्विस के पैसे होते हैं। मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं? ई लर्निंग की सर्विस दे रहा हूं मैं, कोचिंग क्लासेस की सर्विस दे रहा हूं मैं, पढ़ाने की सर्विस दे रहा हूं मैं आपको। पर पढ़ा तो मैं अपने हिसाब से रहा हूं ना, जो मेरा दिल कह रहा है, जैसे मुझे लगता है कि मैं बेस्ट डिलीवर कर सकता हूं या ये पढ़ाना चाहिए, मैं वो आपको पढ़ा रहा हूं। आपने पहले ये नहीं लिखा था कि आप हमें इस तरीके से ही पढ़ाएंगे तो हम आपकी क्लासेस लेंगे। मैंने कहा कि मैं ऐसे पढ़ाता हूं, मैं ये पढ़ाऊंगा। आपने कहा ठीक है ये सर्विस मुझे चाहिए। यू आर बाइंग अ सर्विस, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। यू आर पेइंग समथिंग, यू आर गेटिंग समथिंग, बट द पर्सन हु इज डिलीवरिंग द सर्विस वो अपने हिसाब से डिलीवर कर रहा है। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, मतलब एम्प्लॉयर बोले खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ये काम करो, वो काम करो, अभी 2 घंटे ये करना है, अब 2 घंटे ये करना है, एक काम करो बाहर जाकर आओ, ये सामान पहुंचा कर आओ, यहाँ पर क्लाइंट को ईमेल करो, फोन करो, कुछ ऑर्गेनाइज कराना है ऑर्गेनाइज कराओ। मतलब इशारों पर नचवाने वाला काम जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आप सर्व करने के लिए प्रतिबंध है। आपको पैसे मिलेंगे 20,000 रुपये, 50,000 रुपये महीने के। ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे होंगे 70,000 रुपये, 1 लाख रुपये महीने के। उससे ऊपर पोस्ट पर होंगे 1.5 लाख टू 2.5 लाख रुपये महीने के। बस ये 3 ही स्टेजेस हैं। इससे ऊपर तो गिने चुने लोग ही पहुंच पाते हैं, वो इक्के दुक्के ही हैं अगर नौकरी की बात करी जाए तो वही है यार, नौकर वाला हिसाब है। एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रोल करेगा और डायरेक्ट करेगा एम्प्लॉय को कि काम क्या करना है और काम कैसे करना है। ये एक्सेल शीट बनानी है और इसको ऐसे ही बनानी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, तो आपका जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा, उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस होता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस होता है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में जो ये रिलेशन होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का, बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है। मतलब लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, बट क्या करें, पैसा चाहिए तो काम करना पड़ेगा। उस केस में एम्प्लॉयर से मिलने वाला सभी प्रकार का पैसा, चाहे कैश में मिले, चाहे बैंक में मिले, चाहे परक्यूसिट मिले, चाहे बेनिफिट मिले, चाहे वाउचर मिले, चाहे कुछ भी मिले, कुछ भी मिले, सब कुछ क्या होता है? सैलरी। सब कुछ सैलरी होता है, ठीक। तो बस यही है, चैप्टर कंप्लीट है। सैलरी के बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं जो एम्प्लॉयर आपको दे रहा है काम करवाने के बदले, जिसमें कि बेसिक सैलरी हो सकता है, अलाउंसेस हो सकते हैं, परक्यूसिट्स हो सकती है, पर्क्स लिख दिया शॉर्ट में, जो मॉनेटरी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी हो सकती है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो सकते हैं। समझ गए आप? एम्प्लॉयर ने आपको कार दे दी,
यूज़ करो, पर्सनल काम के लिए भी करो, प्रोफेशनल काम के लिए भी करो। अब कार दे दिया, आपके पैसे नहीं लगे, फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हो, क्या है ये? नॉन मॉनेटरी परक्यूसिट है ना। आपको वाउचर दे दिया 100 रुपये का, वाउचर है परक्यूसिटी, बैंक में पैसा नहीं आया, बट मॉनेटरी परक्यूसिटी है ना, पैसा अटैच्ड है, उतने पैसे का कुछ खरीद सकते हो मैकडोनल्ड से, डोमिनोज से, डीमोर्स से, बिग बाजार से। तो फैसिलिटी जो है उसमें भी वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी आपके एक्ट में दे रखा है, इनकम टैक्स के रूल्स में दे रखा है कि ये वैल्यू कैसे निकालेंगे आप अलग अलग परक्यूसिट्स की। साथ में आपके सैलरी के चैप्टर में बहुत सारी एग्जिम्पशंस हैं, अलग अलग जगह पर एग्जिम्पशंस गिवन है, और एग्जिम्पशंस के लिए अलग अलग क्राइटेरिया गिवन है कि लोअर ऑफ द फॉलोइंग जो होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, जितना मिला वो, या कुछ क्राइटेरिया ABC, इसमें से जो लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, चाहे वो रिटायरमेंट बेनिफिट हो, चाहे अलाउंस हो, चाहे परक्यूसिट हो। बहुत जगह पर जो है लिमिट लगी हुई है, इतना एग्जेम्प्ट होगा, परक्यूसिट में तो नहीं होगी, अलाउंसेज और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में लिमिट लगी हुई है। और वो लिमिट में कैलकुलेशन करने के लिए गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कैलकुलेशन अलग करते हैं लोग कई कई जगहों पर, और अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की कैलकुलेशन अलग करते हैं, आपके एक्ट में ही लिखा हुआ है। अब जो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो अलग अलग रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट में यूज़ होता है, अलग अलग रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन अलग अलग है। किसी में बोला कि जो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं वही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ माने जाएंगे इस पर्टिकुलर प्रोविजन में। कई बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी है तो भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है तो भी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है वैसे, बट फिर भी एक बता रहा हूँ मैं आपको कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेफिनेशन अलग अलग दे रखी है अलग अलग रिटायरमेंट बेनिफिट के सेक्शन में, कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ये मतलब है। दूसरा, सैलरी में बेसिक अलाउंसेस, परक्यूसिट, रिटायरमेंट बेनिफिट सभी आते हैं, सब पर टैक्स देना होता है, पर जब आप अलग अलग अलाउंसेस निकाल रहे हैं, परक्यूसिट्स निकाल रहे हैं, और उस केस में आप एग्जेम्पशन देख रहे हैं, सिर्फ एग्जेम्पशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, वो एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने के लिए जो 3-4 लिमिट दे रखी है, और उसमें दे रखा है कि 15% ऑफ सैलरी, एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने के लिए जो सैलरी दे रखी है वो भी हर पर्टिकुलर प्रोविजन में उसका मीनिंग अलग अलग है। कहीं पर बोल दिया बेसिक प्लस डीए को सैलरी मानो इस सेक्शन के लिए, कहीं बोल दिया बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट जब कैलकुलेट होंगे उसका ये पार्ट बनेगा उसकी कैलकुलेशन में, तो बेसिक प्लस डीए को आप सैलरी मानोगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक प्लस डीए ही सैलरी होती है, बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस, सभी प्रकार के अलाउंस, सभी परक्यूसिट, सभी रिटायरमेंट बेनिफिट आपकी सैलरी ही होती है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्पशन, कितना एग्जेम्प्ट होगा, उसमें जो लिमिट्स दे रखी है उस लिमिट में कैलकुलेशन करने के लिए कौन सी सैलरी लेंगे, कितनी परसेंटेज ऑफ सैलरी लेंगे, मतलब किस सैलरी का कितना परसेंटेज लेंगे, वो क्या है वो अलग अलग दे रखा है। इसलिए यहां पर कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है, और कुछ भी नहीं है, बस आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ऐश करो। सेक्शन नंबर 15 एक चार्जिंग सेक्शन है जो कहता है कि आपकी सैलरी की इनकम टैक्स होगी, टैक्स लगेगा या तो रिसिप्ट बेसिस पर या ड्यू बेसिस पर, विच एवर इज अर्लियर। आपकी मार्च की सैलरी है, आपको अप्रैल में मिलती है, पर 2021 में ही इसका आप टैक्स दोगे ऑन ड्यू बेसिस। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर आपको मिल गई, 2021 में आपको सैलरी मिल गई, तो उस सैलरी पर आप पिछले साल टैक्स दे चुके हो, वो आपकी मार्च की सैलरी है, इसलिए दोबारा टैक्स नहीं दोगे। एक इनकम पर एक बार टैक्स लग गया तो दोबारा टैक्स नहीं लगेगा। एक इनकम पर एक बार रिसिप्ट बेसिस पर लग गया तो फिर ड्यू बेसिस पर नहीं लगेगा। ये एक बार ड्यू बेसिस पर लग गया तो फिर रिसिप्ट बेसिस पर नहीं लगेगा। तो जो यहाँ पर दे रखा है वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो बोनस होता है, जो अरियर्स होते हैं, यानी बैक डेट से सैलरी बढ़कर मिलती है, ये एडवांस सैलरी होती है, ये तीन चीज़ें आपकी सिर्फ रिसिप्ट बेसिस पर ही टैक्सेबल होगी। कारण ये है कि बोनस जब मिलने वाला है वो पहले से नहीं पता, मिलेगा तो टैक्स लगेगा। अरियर जब मिलेगा, बात चल रही है, तब टैक्स लगेगा। एडवांस ले लोगे सैलरी का तो रिसिप्ट हो गई, तब टैक्स लगेगा। यहाँ पर जो है हमने डिस्कस कर लिया कि सैलरी ड्यू और रिसिप्ट पर टैक्सेबल होती है, विच एवर इज अर्लियर। हालांकि बोनस, अरियर और एडवांस सैलरी आपकी जो है रिसिप्ट बेसिस पर टैक्सेबल होती है, और एक बार रिसिप्ट पर टैक्सेबल होगी तो दोबारा से टैक्सेबल नहीं होगी सेम सैलरी। सैलरी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जिसमें बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ही मिलता है,
हाउस रेंट अलाउंस, बोनस, कमीशन और अलाउंसेस, परक्यूसेट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जो भी मिल रहा है वो सारा ग्रॉस सैलरी में आता है। ग्रॉस सैलरी निकालने के बाद सेक्शन 15 जो चार्जेबल सेक्शन है, उसके बाद आप उसमें से सेक्शन 16 की डिडक्शन माइनस करते हैं, जिसमें आपको एक डिडक्शन तो पहले से पता है, और वो है सेक्शन 16 IA की डिडक्शन 50,000 रुपीज़ की। यानी ग्रॉस सैलरी जो है उसमें से फ्लैट 50,000 माइनस करोगे। ऐसा माना गया है कि सैलरी को अर्न करने के लिए 50,000 रुपीज़ का खर्चा आपका लगा। एक्चुअल में किसी का कितना भी लगा हो, इन्होंने फ्लैट 50,000 की डिडक्शन दे दी है। इसमें से माइनस करा जाएगा इंटरटेनमेंट अलाउंस सेक्शन 16(2) का। इंटरटेनमेंट अलाउंस जो है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को माइनस करना अलाउ है, और 5,000 रुपीज़ का मैक्सिमम अलाउ होता है। एक क्लाइंट पर गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उन्हें 5,000 पर मंथ के हिसाब से 60,000 रुपये की डिडक्शन ले रखी थी। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, टोटल 5,000 है। और कैसे मैं गाइड कर पाया, क्योंकि मेरे को प्रोविजंस याद थे अपने इंटरमीडिएट के, बारीकी से पढ़ा था, पर एनम नहीं है। एक एक चीज़ को समझना होता है भैया, एक एक चीज़ को समझना होता है। प्रोफेशनल टैक्स जो है कुछ स्टेट्स में लगता है सेक्शन 16(3) में, और अगर आपने वो दिया है 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर तक, उस केस में भी आपको उस प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट पर जो है छूट मिल जाती है। 1,250 रुपये होता है। मुंबई में तो मैंने इतना ही देखा था, 1,400-1,500 रुपये हो गया होगा। वो प्रोफेशनल टैक्स पूरे साल का होता है, उसकी डिडक्शन यहाँ पर ले सकते हो। प्रोफेशनल्स को देना होता है, एम्प्लॉयज़ पे भी लगता है। तो स्टेट वाइज लगता है, दिल्ली में तो लगता नहीं है। ऐश करो, मज़े करो। रिटायरमेंट बेनिफिट्स या डेथ पेमेंट्स, मरने के बाद जो परिवारजनों को पेमेंट होती है, उसमें ग्रेट्युटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, प्रोविडेंट फंड आता है। ग्रेट्युटी का मतलब एक फ्री में पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है आपकी कंटिन्यूस 5 साल या उससे ज़्यादा की सर्विस होने पर आपको कुछ एक पैसा दे रहा है। या पेंशन तो आपको पता है, रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन चालू हो जाती है। इकट्ठे भी दे सकता है या धीरे धीरे भी दे सकता है। लीव एनकैशमेंट, जो आपकी छुट्टियों के पैसे बचे हैं वो आपको पेमेंट हो रही है। 30 दिन की अलाउड थी छुट्टियाँ, आपने 20 दिन के लिए तो 10 दिन बच गई, उसके पैसे आपको मिल रहे हैं। या प्रोविडेंट फंड, जो कि अलग अलग हो सकता है, स्टैट्यूटरी, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। खैर पीपीएफ में तो आप ही पैसा डालेंगे, एम्प्लॉयर नहीं डालता है, पर बाकी में एम्प्लॉयर भी डालता है, एम्प्लॉय भी डालता है। तो जो एम्प्लॉयर ने डाला वो आपकी सैलरी हो गई ना, और जो आपने डाला वो तो जो आपको मिल रहा है उसमें से डाल रहे हो। अलाउंसेस से डिस्कशन करेंगे हम। सेक्शन 10 सब सेक्शन 7, अलाउंसेस परक्यूसिट्स जो गवर्नमेंट देती है अपने एम्प्लॉयज़ को जो उसके सिटीज़न हैं इंडिया के, पर जो मिलता है इंडिया के बाहर सर्विस रेंडर करने पर, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। क्या लाइन लिख दी मैंने यहाँ पे? मैंने कहा गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउंसेस दे रही है, अलाउंसेस दे रही है, ये लिखा हुआ है ना, अलाउंसेस दे रही है, परक्यूसिट्स दे रही है। तो अगर ये सिटीज़न है इंडिया के और इंडिया के बाहर सर्विस रेंडर कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने बाहर भेजा इनको, बाहर सर्विस रेंडर कर कर आए, इन्हें अलाउंस परक्यूसिट्स मिले, वो इनके लिए पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होंगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा। कुछ ऑफिशियल अलाउंसेस होते हैं सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 के, अगर आपने इस पैसे को अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पूरा करने के लिए यूज़ करा है तो भी ये पूरी तरह से आपके एग्जेम्प्ट होंगे, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सर ये ऑफिशियल अलाउंसेस क्या क्या होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। मैंने इसके लिए एक लाइन तैयार करी थी अपने टाइम पर, हाउ टू रिमेंबर। डेली यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल तक ट्रेवल करो, वहाँ पर अकेडमिक्स पढ़ो, पर लिख लेना, वहाँ पर अकेडमिक्स पढ़ो और उसकी रिसर्च करो, दूसरों की हेल्प करने के लिए सबसे कन्वे करो। ये एक लाइन मैंने बना ली, और भी लोगों ने बनाई होगी अपनी अपनी लाइन। मेरे दिमाग में एक लाइन आई तो उसी टाइम मैंने कहा यार मैं स्कूल जाता हूँ डेली, तो यूनिफॉर्म पहनकर मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल तक मैं ट्रैवल करता हूँ, वहाँ पे मैं अकेडमिक्स पढ़ता हूँ और दूसरों की हेल्प करने के लिए मैं सबसे कन्वे भी करता हूँ कि देखो ये मेरी फाइंडिंग्स है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड आ रहे हैं टेढ़े टेढ़े, डेली, यूनिफॉर्म, ट्रैवल, अकेडमिक, रिसर्च, कन्वे, ये सारे जो अलाउंसेस होते हैं, डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, हेल्पर नहीं आ रहा, दूसरों की हेल्प करने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए कन्वे करो, कन्वेंस अलाउंस, इन सब वर्ड्स के आगे अलाउंसेस लिख दिया है। और यदि ये अलाउंसेस आपको मिल रहे हैं ऑफिशियल ड्यूटी को पूरा करने के लिए, 100 रुपया मिला, मैंने 100 रुपये का भैया डेली अलाउंस मिला या ट्रैवलिंग अलाउंस मिला, 100 रुपये मैंने खर्च कर दिए। मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने बोला लो 100 रुपये यहाँ पे डिपॉजिट कर कर आओ सामान, तो 100 रुपये मेरा ट्रैवलिंग लगा, 50 जाने का 50 आने का, एग्जेम्प्ट। तो आपको ऑफिशियल ड्यूटी पूरा करने के लिए पैसा मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है। अगर आपने उसको ऑफिशियल ड्यूटी के लिए खर्च कर लिया, मुझे 500 रुपये मिले और मैं उसको हजम कर गया, भाई डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग, रिसर्च, हेल्पर, कन्वेंस अलाउंस मुझे मिला और मैंने खर्च नहीं किया ऑफिशियल ड्यूटी पे, तब टैक्सेबल होगा। पर अगर मैंने ऑफिशियल ड्यूटी में उसको खर्च कर लिया इन पैसों को, इन अलाउंसेस को, तो ये एग्जेम्प्ट होते हैं।
साथ में जो इंडिया के सिटीजन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बाहर सर्विस देते हैं, उनके अलाउंस परक्यूसिट सारे एग्जेम्प्ट होते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं उन अलाउंसेस की जो एग्जेम्प्ट होते हैं कुछ पर्टिकुलर अमाउंट तक। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है हाउस रेंट अलाउंस, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारे अलाउंसेस पर चर्चा करेंगे ताकि आपका ये खत्म ही हो जाएगा अलाउंसेस सारा का सारा। फिर परक्यूसिट्स आएगा तो परक्यूसिट्स में हम डिस्कशन करेंगे और आपकी परक्यूसिट्स कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम फ्रिंज बेनिफिट्स पर डिस्कशन करेंगे तो वो कंप्लीट होएगा, और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर डिस्कशन करेंगे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 4 सेक्शन है। एक है सैलरी का बेसिक और अलाउंसेस, पहला सेक्शन। दूसरा है आपकी परक्यूसिट्स, और परक्यूसिट्स में ही जो है आप कह सकते हैं कि तीसरा सेक्शन है और एडवांस कॉन्सेप्ट्स। एंड लास्ट है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ये 4 कॉन्सेप्ट हैं आपका, और वैसे तो 3 ही है, अलाउंस, परक्यूसिट, रिटायरमेंट बेनिफिट, 3 ही चीज़ें हैं। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है। कौन कौन से अलाउंसेस हैं जो एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही एग्जेम्प्ट होते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें पहला है हाउस रेंट अलाउंस, सेक्शन नंबर 10, सब सेक्शन 13A। आज हम इसी पर डिस्कशन करेंगे, इसके आगे हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आ रहा है। अलाउंसेस में सबसे पहले आ रहा है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस जो भी आपको मिला, 10,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ, साल का 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जो भी मिला आपको, सबसे पहले आप उसको सैलरी में लिखेंगे। यहाँ पर ऐसे जब सैलरी इनकम कैलकुलेट करेंगे, अगर क्वेश्चन आता है या कोई भी पीजीबीपी का क्वेश्चन आता है, कैपिटल गेन का आता है, तो लिखेंगे आप उसकी हेडिंग कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम प्रीवियस ईयर 2021 ईयर जो भी है आपका, असेसमेंट ईयर 21-22, ऐसे हेडिंग डालेंगे। जिस क्लाइंट का लिख रहे हो उसका ऑफ मिस्टर एक्स भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिखोगे पर्टिकुलर्स, फॉर्मेट बनाकर दिखा रहा हूँ, बुक से दिखाता हूँ, पेपर में नहीं लिख पाते फिर आप लोग। सेल्फ स्टडी बिल्कुल 0 है, कर कर दिखाना पड़ेगा आपको ऐसे एक एक चीज़। मैंने सोचा थोड़ा शॉर्टकट कर लेते हैं, नहीं वो नहीं चलता, चीज़ समझानी पड़ती है, एक एक चीज़ कर कर दिखानी पड़ती है। ऐसे लिखोगे, सैलरी की कंप्यूटेशन बना रहे हो तो डिटेल में लिखोगे बेसिक सैलरी। यहाँ कॉलम पे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। मान लो 70,000 रुपये महीने के हैं तो ऐसे कर कर यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, HRA, कैसे लिखोगे? मुझे मिला 7,000 पर मंथ, तो मेरा हो गया 70,000, 77,000, 84,000। कैलकुलेशन भी शो कर सकते हो ब्रैकेट में, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 12 जो भी है। और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो यहाँ पर दिखाने की बजाय वर्किंग नोट नंबर डालकर आ सकते हो, वर्किंग नोट 1। फिर वर्किंग नोट 1 में HRA का पूरा कैलकुलेट करोगे, कितना एग्जेम्प्ट है, कितना मिल रहा है, पूरी कैलकुलेशन करोगे। अगर छोटी कैलकुलेशन है तो लिखोगे भैया 84,000 मिला सब कॉलम में, माइनस जो एग्जेम्प्ट होगा, लोअर ऑफ पहला एक्चुअल HRA। जो आपको एक्चुअल HRA मिला 84,000 का हमारे केस में, उससे ज़्यादा तो एग्जेम्प्ट हो ही नहीं सकता। आप ऐसा तो कर ही नहीं सकते कि 84,000 है और माइनस आप कर लें 90,000 और नेगेटिव शो कर दें HRA। नहीं, एग्जेम्पशन का मतलब जितना लिमिट दे रखा है उतना ही मैक्सिमम माइनस हो सकता है, उससे ज़्यादा माइनस हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, उससे ज़्यादा माइनस हो ही नहीं सकता है। दूसरा, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी फॉर द पीरियड। आप रेंट कितना पे कर रहे हैं, पहला हो गया एक्चुअल। दूसरा, आप रेंट कितना पे कर रहे हैं। रेंट आपका है 5,000 रुपये महीने का, तो 5,000 महीने का रेंट है, तो 12 महीने का कितना हो गया 60,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी कितनी है वो देखना पड़ेगा कि सैलरी की डेफिनेशन में क्या आ रहा है। मैंने आपको बताया कि एग्जामिशन में जहाँ जहाँ सैलरी बढ़ाएगा उस हर एग्जामिशन में सैलरी का मतलब क्या है वो भी जानना पड़ेगा। नीचे दे रखा होगा कि सैलरी का मतलब क्या है। HRA एग्जामिशन के लिए सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट एंड कमीशन, जो कि सेल्स के परसेंटेज के बेस पर मिलती है, कि जितना रेवेन्यू जनरेट होगा कंपनी का उसका सर्टेन परसेंटेज आपको कमीशन मिलेगी। अगर ऐसा है क्लॉज तो उस कमीशन को भी इस सैलरी के पोर्शन में इंक्लूड करेंगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि कितना परसेंटेज आपका HRA, कितना पोर्शन आपका HRA एग्जेम्प्ट है। ठीक, कमीशन आपको मिल रही है 5,000 रुपये प्रति महीना, वो हो गई फिक्स्ड कमीशन। फिक्स्ड कमीशन ऐड नहीं होगी इस पर्टिकुलर प्रोविजन में, क्योंकि यह लिखा है
कमीशन रिसीव्ड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो ये 3 चीज़ ऐड होगी। अपने केस में तो बेसिक ही है, डीए कुछ है नहीं, तो बेसिक कितनी आ गई 70,000, 7 लाख रुपीज़, 8.4 लाख रुपीज़। 8.4 लाख का 10% कितना होता है 84,000 रुपीज़। अगर मैं वो माइनस करूंगा तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, ये तो नेगेटिव आ जाएगा, यानी एग्जेम्पशन मिलेगी नहीं। नहीं, 5,000 रुपये एचआरए के मिल रहे हैं तो इसको 15,000 कर देते हैं, 15,000 मिल रहे हैं तो हो गया 1.8 लाख माइनस 84,000, सैलरी का 10%। और थर्ड लिमिट है 50% ऑफ सैलरी फॉर मेट्रो सिटी एंड 40% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटी। यानी कि अगर ये व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली मुंबई चेन्नई हैदराबाद में रह रहा है, ये होगा ना, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, ऐसे होगा, 4 सिटीज़ हैं मेट्रो सिटीज़। ये जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं, आप जिसके भी नाम जानते हैं मेट्रो सिटीज़ में, वो सारी जो सिटीज़ हैं उसमें है 50% ऑफ सैलरी। अपने केस में थी 8,40,000, 8,40,000, 8,40,000 बेसिक सैलरी है, उसका कितना हो गया 50%, 4,20,000, 4.2 लाख रुपीज़। तो एचआरए मुझे जो मिला वो मेरा टैक्सेबल होगा, पर एग्जेम्प्ट कितना होगा वो देखने के लिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ सिर्फ, कि जो मुझे मिला वो, या जो मुझे रेंट मेरा लगा उसमें से माइनस 10% ऑफ सैलरी, या जो मेरी सैलरी उसका 50%, इनमें से जो लोअर है, तो लोअर कितना है, लोअर तो भैया आपका है 84,000 ही लोअर है। ये भी ज़्यादा आएगा, ये भी 4.2 लाख ज़्यादा है, ये सबसे मिनिमम है। दैट मीन्स कि आपका ये टैक्सेबल था और इन 3 में से जो लोअर है वो एग्जेम्प्ट होगा। तो एग्जेम्पशन आप यहाँ लिखोगे, इतना एग्जेम्प्ट होगा, तो इसमें से ये एग्जेम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल एचआरए कुछ हुआ ही नहीं। यानी पहले टैक्सेबल करना है शॉर्ट ब्रैकेट में, छोटे वाले ब्रैकेट में, फिर देखना है एग्जेम्पशन क्या है, जो एग्जेम्पशन है उसे कैलकुलेशन करना है समझ कर, और फिर जो एग्जेम्प्ट है उसे आप माइनस कर लेंगे, तो फिर बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे टैक्सेबल कितना है। इस केस में कोई टैक्सेबल नहीं निकला, तो ये लिमिट आपको याद करनी पड़ेगी, जी हाँ करनी पड़ेगी। अगर एक भी चीज़ चेंज हो गई, मान लो आपका एचआरए या आपका रेंट या आपकी सिटी और भी कुछ है, सैलरी, डेफिनेटली सैलरी जो बेसिक सैलरी है, इसमें से कोई भी चीज़ आप जब 2021 का देख रहे हैं, यानी 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक का देख रहे हैं, और इसमें से कोई भी चीज़ चेंज हो गई साल के बीच में, मान लेते हैं कि आपकी सैलरी में जो है इंक्रीमेंट आ गया बेसिक सैलरी में 5 मई 2020 को, तो यानी कि आपकी सैलरी यहाँ तक 1 अप्रैल से लेकर कुछ थी 4 अप्रैल तक, 4 मई तक, 5 मई से लेकर 31 मार्च 21 तक अलग है। तो जो यहाँ पर हमने लिमिट लिखी थी कि रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी, या नॉन मेट्रो है तो 40% ऑफ सैलरी, ये सैलरी चेंज हो रही है, तो आपको उस चेंज में जो है अगले पोर्शन का अलग से देखना पड़ेगा और उससे पहले पोर्शन का अलग से देखना पड़ेगा, क्योंकि इस पोर्शन की सैलरी अलग है और आने वाले पोर्शन जो है उसमें इंक्रीमेंट के साथ सैलरी अलग है। अगर कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अरे ज़्यादा हो गया, सॉरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आपने 12 महीने लिखा और हर महीने जो सैलरी मिल रही है उसकी कैलकुलेशन कर ली, दिमाग नहीं लगाया, हर महीने की कैलकुलेशन कर ली कि भैया जो मुझे एचआरए मिला इस महीने, या जो मैंने इस महीने रेंट पे करा माइनस 10% ऑफ सैलरी, या मेरा 50% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी, जो भी है जिस भी केस में, वो इस महीने क्या था, इस महीने क्या था, इस महीने, इस महीने, इस महीने, इस महीने, इस महीने, हर महीने का निकाल लिया। अगर आपकी चीज़ें बदल रही है साल के बीच में, एचआरए 3 महीने का कुछ था उसके बाद चेंज हो गया, सैलरी कुछ थी फिर चेंज हो गई, कॉम्प्लेक्शन आ गई, सिटी आप यहाँ पर रिलोकेट कर गए, पहले सूरत में थे फिर मुंबई आ गए, चीज़ें बदली जा रही है। तो हर महीने का निकाल लो, टोटल कर लो, बहुत टाइम लगेगा बट आंसर हमेशा सही आएगा, क्योंकि आप देखोगे ग्रुप करोगे, अगर आप इतने महीने तो सारी चीज़ें सेम थी, फिर यहाँ पर कुछ चेंज हुआ, फिर इसको ग्रुपिंग कर लेते हैं, फिर इसको ग्रुप कर लेते हैं, साल में 3-4 चीज़ें चेंज हो गई, कन्फ्यूजन हो जाएगी।
तो जब तक चेंज नहीं है उसका सेपरेट कैलकुलेट करो, चेंज होने के बाद दोबारा से कैलकुलेट करो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखते हैं, इसके बाद आपकी क्लास को कंप्लीट भी करेंगे। मिस्टर ए की बेसिक सैलरी है 80,000 पर मंथ, और एक कंपनी से मिल रही है जो कंपनी कोटा में है, और कोटा सिटी तो है पर मेट्रो सिटी नहीं है। उन्हें 40% अपनी बेसिक सैलरी का डियरनेस अलाउंस मिलता है, और जो डियरनेस अलाउंस मिलता है उसका 50% रिटायरमेंट बेनिफिट जो निकालेंगे ग्रेट्युटी वगैरह, उसकी कैलकुलेशन में भी जो है वो यूज़ होगा। हाउस रेंट अलाउंस इन्हें मिलता है 4,000 पर मंथ। 1 जनवरी से इनकी सैलरी 1,000 रुपये से इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज्ड बाय 1,000 रुपये। मिस्टर ए स्टेड विद हिज पेरेंट्स टिल 31 जुलाई 2020, एंड फ्रॉम 1 अगस्त 20 ही हैज़ टेकन अ हाउस ऑन रेंट ऑफ 4,500 पर मंथ। यानी कि अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक तो उसका रेंट ही नहीं जा रहा था, और अगर आपका रेंट ही नहीं जा रहा है उस केस में जो है एचआरए की कोई एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, मान लो कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में मेरा घर है, ये मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड घर है, पेरेंट्स का हाउस है ये, और यहाँ पर मैं रेंट पर रह रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ दिल्ली में, रेंट पर रह रहा हूँ, भले ही मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस क्यों ना हो, पर अगर मेरा रेंट जा रहा है और मैं रेंट पर रह रहा हूँ तो डेफिनेटली एचआरए की एग्जेम्पशन आप ले सकते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में दो चीज़ें हो रही है। अगर मैं चार्ट बनाऊँ ऐसे, तो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक, 31 जुलाई से 31 दिसंबर तक, और 31 दिसंबर के बाद 31 मार्च तक अगला। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट पर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मेरा रेंट ही नहीं जा रहा है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा था। 1 अगस्त से मैंने रेंट देना शुरू करा, पर 31 दिसंबर तक मेरी सैलरी 4,000 पर मंथ थी। कितनी थी पता नहीं, 40% बेसिक, 8,000 पर मंथ थी मेरी सैलरी बेसिक। 31 दिसंबर के बाद मेरी सैलरी हो गई 9,000 पर मंथ बेसिक। और अगर मेरा बेसिक चेंज होएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ कहते हैं कि 40% बेसिक का डीए है, तो यहाँ पर जो 88,000 है, 8,000 का 40% कितना होगा, 3,200 पर मंथ। 9,000 का 40% कितना होगा, 3,600 पर मंथ। सो दैट मीन जैसे ही मेरी बेसिक चेंज हुई, बेसिक के बेस पर परसेंटेज निकालकर जो है मेरा क्या था, डीए निकलना था, वो डीए भी चेंज हो गया। तो यहाँ तक मेरा कुछ पोर्शन था, यहाँ तक तो बनेगा ही नहीं, यहाँ तक कुछ पोर्शन था, इसके आगे का कुछ पोर्शन है, चीज़ें बदल रही है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर की तीनों चारों चीज़ें अलग से देखोगे, और 1 जनवरी से 31 मार्च की अलग से देखोगे। कैसे, एचआरए रिसीव्ड 4,000 मल्टीप्लाई बाय अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने। एचआरए रिसीव्ड 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च। रेंट पेड, रेंट पेड आपका आ गया 4,500 रुपीज़ में आपने रेंट पर लिया, वो चेंज नहीं हुआ, 5 महीने का इतना और 3 महीने का इतना रेंट बना। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो सैलरी कितनी है वो निकालनी पड़ेगी, तो सैलरी कैलकुलेट करिएगा। 8,000 रुपये बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस है 40% डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 50% डीए जो है रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा, और हम अपनी सैलरी की जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना इसमें एचआरए की एग्जेम्पशन चेक करने के लिए, उसमें हम उतना ही डीए ले रहे हैं जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनने वाला है। तो वो कितना होगा, 1,600 रुपये होगा। तो 8,000 प्लस 1,600 आपका कितना आ गया, 9,000, 1,600 9,600 आ गया। 9,600 ये एक महीने का है, तो 5 महीने का कितना आएगा, 9,600 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपका आएगा 48,000। ये 5 महीने का आपका क्या आ गया, 5 महीने की आपकी जो है सैलरी आ गई। इसका 10% कितना हो गया, 4,800। तो यानी रेंट पेड 22,500 माइनस 10% ऑफ सैलरी, उसके लिए पहले अपनी सैलरी कैलकुलेट करी, उसका 10% निकाला, तो एक लिमिट आई, एचआरए जो मिला वो आ गया। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एक लिमिट आ गई, और जो भी सैलरी है 9,600 रुपीज़ की, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका 40% निकाल लिया। तो 9,600 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका 40% आ गया 19,200। तो जो आपके प्रोविजंस कहते हैं कि जो आपको एचआरए मिल रहा है, ये 40% ऑफ सैलरी है, या रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लोअर, तो लोअर क्या है, ये इतना एग्जाम्प्ट होगा।
और 1 जनवरी से 31 मार्च तक का जो पीरियड है उसमें एचआरए मिला आपको 4000 मल्टीप्लाई बाई 3, रेंट पे करा 4500 इंटू 3, माइनस 10% ऑफ सैलरी, एक लिमिट आ गई, और सैलरी का 40%, 3 महीने की सैलरी का 40%, और सैलरी कितनी होगी 9000, 1000 बढ़ गई, और साथ में उस हिसाब से डीएपी बढ़ गया, 3600 हो गया, उसका 50% कर लिया क्योंकि वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है। तो ये मेरी सैलरी आ गई, इसका 40% आ गया 12,960। तो 12,000 कम है या 12,960 कम है या 10,260 कम है, जो लिमिट कम होगी उतना एग्जाम्प्ट होगा। तो टोटल कितना एग्जाम्प्ट होगा पूरे साल का, वो है 27,960। तो यानी कि मुझे जो बेसिक मिली 8,000 रुपये 9 महीने के और 9,000 रुपये 3 महीने का, जनवरी से चेंज हो गया 99,000। डीएनएस अलाउंस इसका 40%, या तो इसका 40% निकालो फिर इसका 40% निकालो, बढ़ी हुई सैलरी का टोटल कर लो, या जो सैलरी आपने टोटल निकाली ली है पूरे साल की उसका डायरेक्टली 40% कर लो, बात एक ही है। प्लस एचआरए आपको मिला 4,000 रुपये 12 महीने का 48,000, पर एग्जाम्प्ट कितना होगा उसके लिए वर्किंग नोट बनाया है, और वर्किंग नोट में आपने अलग अलग पीरियड का कैलकुलेट करा है क्योंकि बीच में चीज़ें चेंज हो रही थी, तो उससे लिमिट भी चेंज हो जाएगी। वो कैलकुलेट कर आपने दोनों पीरियड का निकाला, उसका टोटल किया और बोला कि इतना मेरा एचआरए एग्जाम्प्ट होगा, तो ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी वो आ गई, जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन आप 50,000 तक की ले सकते हैं। अगर यही 40,000 है तो डेफिनेटली 40,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे, कभी भी ऊपर वाले से एग्जाम्पशन या डिडक्शन लेने के लिए ज़्यादा माइनस नहीं कर सकते हैं, और बैलेंस आपकी आ जाएगी टैक्सेबल सैलरी। ये है आपका हाउस रेंट अलाउंस की एग्जाम्पशन। इसके बाद जो है हम बाकी के अलाउंसेस करेंगे, उसमें भी कुछ कुछ लिमिट लगी हुई है, और फिर हम कुछ परक्यूसिट्स करेंगे जैसे मेडिकल और रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, मोटर व्हीकल एजुकेशन फैसिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर छोटी छोटी और परक्यूसिट्स आती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कर लोगे तो फिर उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट का कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें ग्रेट्युटी, लीव एनकैशमेंट, पीएफ आता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट आती है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन आती है, जिसके बाद आपका ऑलमोस्ट सैलरी का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपका सैलरी का बेस बन गया होगा। इसको अच्छे से रिवाइज करें, नोट्स को दोबारा से पढ़ें, एचआरए की कैलकुलेशन दोबारा करें, कोई स्टडी मटेरियल खोल लें, पुराना देख लें कोई क्वेश्चन जिसमें एचआरए का क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें देखें कैसे लिमिट को कैलकुलेट करा है, आपकी और क्लैरिटी बनेगी। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो देन, टाटा बाय बाय।